एक समय की बात है, एक सेठ दूर दूर राज्यों में कपड़ों का व्यापार करता था और अपने सामान के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध था। किसी को कैसा भी कपड़ा चाहिए होता वह सेठ से ही खरीदते थे। अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के कारण सेठ के पास जमीन जायदाद, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। सेठ का कोई बच्चा नहीं था, केवल एक पत्नी थी जिसे सेठ बहुत प्यार करता था और देश विदेश से अपनी पत्नी के लिए तरह तरह के सुंदर सुंदर उपहार लेकर आया करता था। एक बार उसने देखा उसकी पत्नी बड़ी परेशान नजर आ रही है। पूछने पर पता चला कि पत्नी के बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। पहले तो सेठ को यह कोई बड़ी समस्या नहीं लगी, किंतु धीरे धीरे सेठ को भी लगने लगा कि उसकी पत्नी के बाल पहले से काफी कम होते जा रहे हैं। सेठ देश विदेश से पत्नी के लिए दवाई लाने लगा, किंतु किसी दवाई से भी पत्नी के बाल ठीक नहीं हुए। अब तो सेठ बड़ा उदास हो गया और सोचने लगा, इतना रुपया पैसा होने का क्या फायदा जब मैं अपनी पत्नी का ही इलाज ना करा पाऊँ। इस बेचारी के बाल इतनी तेजी से झड़ रहे हैं कि एक दिन यह पूरी तरह से गंजी हो जाएगी और लोग मुझे गंजी का पति कहकर बुलाएंगे। पत्नी के बालों के लिए इतना चिंतित हो गया कि रात में तो उसको अपनी पत्नी के ही सपने आते और महसूस होता कि चारों तरफ लोग उसे गंजी का पति कहकर बुला रहे हैं और उसकी पत्नी यह सब सुनकर बहुत रो रही है। पत्नी के बालों के चक्कर में सेठ का मन उसके व्यापार में ना लगता, जिसके कारण सेठ के ग्राहक भी कम होने लगे, यहाँ तक कि वह महीनों से दूसरे नगरों में भी नहीं गया था। एक दिन जब सेठ की पत्नी स्नान करके बाहर आई तो सच में ही उसके सारे बाल गायब हो चुके थे और मैं पूरी तरह से गंजी हो चुकी थी। उसने जब अपनी पत्नी का यह हाल देखा तो जोर जोर से रोने लगा और गांव के बाहर बने देवी के मंदिर में चला गया। उसे लगा वहां बैठकर उसे शांति मिलेगी। जब वहां पर बैठा हुआ था, वहां पर एक साधु आया और उसने सेठ से उसकी उदासी का कारण पूछा। साधु के प्यार भरे शब्द सुनकर सेठ सिसक कर रोने लगा और बोला, महाराज मेरी पत्नी के सारे बाल गिर गए और वह पूरी तरह से गंजी हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब सबको अपना मुंह कैसे दिखाऊं। साधु बोला, बेटा मैं तुम्हें वर्षों से जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही मेहनती, सच्चे और दयालु इंसान हो। मेरे पास एक जादुई तेल है, तुम यह तेल अपनी पत्नी को दे दो। रोज इस तेल को अपने सर में लगाने के बाद तुम्हारी पत्नी के बाल फिर से वापस उग जाएंगे और बहुत ही लंबे हो जाएंगे। किंतु याद रखना, यह जादुई तेल है, इसका काम है किसी भी चीज को बड़ा कर देना, इसलिए इसका प्रयोग सोच समझ कर करना और काम हो जाने के बाद इस तेल को गांव के सरोवर में डाल देना। सेठ बहुत खुश हुआ और साधु से तेल लेकर उसने अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी पति के कहे अनुसार रोज उस तेल को अपने सर पर लगाने लगी। सच ही उसके बाल बड़े लंबे हो गए। सेठ की सारी परेशानी दूर हो गई और वह दूसरे नगर को व्यापार के लिए गया। किंतु जब वह एक हफ्ते के बाद लौट कर आया तो यह देखकर हैरान हो गया कि उसकी पत्नी उसके सामने नहीं आ रही है। बहुत मिन्नतें और सिफारिश करने के बाद जब पत्नी सामने आई तो वह यह देखकर हैरान हो गया कि पत्नी की जुबान उसके मुंह से बाहर लटक रही थी और वह बड़ी ही भयानक लग रही थी। कारण पूछने पर पत्नी ने कहा, सुनिए मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपने कहा था कि तेल केवल सर पर लगाना, यह जादुई तेल है, किंतु तेल खत्म होने के बाद तेल वापस कैसे मिलेगा? क्यों ना मैं तेल को घर पर ही बना लूं। ऐसा सोचकर मैंने तेल को अपनी जीभ पर लगाकर उसका स्वाद लेना चाहा था कि जान सकूं इसमें क्या क्या मिला है, और ऐसा करते ही मेरी जीभ इतनी बड़ी हो गई। सेठ सिर पकड़कर बैठ गया। मैं समझ गया कि अब इस समस्या का कोई निदान नहीं। उसके बाद सेठ की पत्नी को किसी ने घर के बाहर कभी नहीं देखा और सेठ अपनी पत्नी की मूर्खता के कारण पूरे जीवन एक इतनी लंबी जीभ वाली पत्नी के साथ जीता रहा।
और यह कहावत बन गई कि पत्नियों की जीभ बहुत लंबी होती है। बिना सोचे समझे हमें किसी भी वास्तु का और कामों में उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जिस वस्तु का इस्तेमाल जितना होता है उतना ही करना चाहिए। अगर हम उस वस्तु का उपयोग और काम में करे गए तो हमारी अपनी ही हानि होगी। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। आनंदपुर गांव में सोहन नाम का एक हलवाई रहता था। वह बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाई बनाने के लिए जाना जाता था। इसकी वजह से उसकी दुकान पूरे गांव में बहुत मशहूर थी। पूरा गांव उसी की दुकान से मिठाई खरीदता था। वह और उसकी पत्नी मिलकर शुद्ध देसी घी की मिठाइयां बनाते थे। इससे मिठाइयां काफी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थी। हर रोज शाम होते होते उसकी सारी मिठाइयां बिक जाती थीं और वह एक अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता था। मिठाइयों से जैसे ही आमदनी बढ़ने लगी, सोहन के मन में और पैसा कमाने का लालच आने लग गया। अपने इसी लालच के चलते उसे एक तरकीब सूझी। वह शहर गया और वहां से एक दो चुंबक के टुकड़े ले आया। उन टुकड़ों को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया। इसके बाद एक नया ग्राहक आया जिसने सोहन के पास से 1 किलो जलेबी खरीदी। इस बार तराजू में चुंबक लगाने की वजह से सोहन को अधिक मुनाफा हुआ। उसने अपनी इस तरकीब के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया, लेकिन उसकी पत्नी को सोहन की यह चालाकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने सोहन को बहुत समझाया कि उसे अपने ग्राहकों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सोहन ने अपनी पत्नी की एक ना सुनी और वो हर रोज तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को कम सामान देने लगा और धोखा देकर अधिक मुनाफा कमाने लगा। इससे सोहन को बहुत खुशी हुई। एक दिन सोहन की दुकान पर रवि नाम का एक नया लड़का आया। उसने सोहन से 2 किलो जलेबी खरीदी। सोहन ने उसे भी चुंबक लगे तराजू से जलेबियां तोलकर दे दी। रवि ने जैसे ही जलेबी उठाई तो उसे लगा कि जलेबी का वजन 2 किलो से कुछ कम है। उसने अपना शक दूर करने के लिए सोहन से दोबारा से जलेबियों को तोलने के लिए कहा। रवि की बात सुनकर सोहन चिढ़ गया। उसने कहा, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि बार बार तुम्हारी जलेबियों को तोलता रहूं। इतना कहकर उसने रवि को वहां से जाने के लिए कह दिया। सोहन मिठाई वाले की बात सुनने के बाद रवि जलेबी लेकर वहां से चला गया। वह एक दूसरी दुकान पर गया और वहां बैठे मिठाई वाले से अपनी जलेबी तोलने के लिए कहा। जब दूसरे दुकानदार ने उन जलेबियों को तोला तो जलेबी सिर्फ 1.5 किलो ही थी। अब उसका शक यकीन में बदल गया था। उसे पता चल गया था कि सोहन मिठाई वाले के तराजू में कुछ गड़बड़ है। अब उसने तराजू की गड़बड़ को सबके सामने लाने का निश्चय कर लिया था और उसके लिए वो खुद एक तराजू खरीद लाया और उसे ले जाकर सोहन मिठाई वाले की दुकान के पास ही रख दिया। फिर रवि अपने सभी गांव के लोगों को वहां पर इकट्ठा करने में लग गया। जैसे ही लोगों की थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी तो उसने गांव के लोगों को कहा कि आज मैं आप सभी लोगों को एक जादू दिखाऊंगा। यह जादू देखने के लिए बस आप लोगों को सोहन मिठाई वाले से खरीदा गया सामान एक बार इस तराजू में तोलना होगा और आप देखेंगे कि कैसे सोहन मिठाई वाले के तराजू से तोली गई मिठाइयां इस दूसरे तराजू में आने पर अपने आप ही कम हो जाती हैं। कुछ देर बाद 1-2 लोग मिठाई लेकर रवि के पास पहुंचे तो उसने ऐसा करके भी दिखा दिया। इसके बाद सोहन की दुकान से जिसने भी मिठाई खरीदी थी सभी ने राजू को तराजू में तोलकर देखा तो सबकी मिठाइयां 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक कम निकली। यह सब देखकर लोगों को काफी हैरानी हुई। अपनी दुकान के पास ही यह सब होता देखकर सोहन मिठाई वाला रवि से झगड़ा करने लगा। उसने लोगों को बताया कि रवि यह सब नाटक कर रहा है अपनी बात को सही साबित करने के लिए। रवि सीधे सोहन मिठाई वाले का तराजू लेकर आया और तराजू में लगे हुए चुंबक को निकालकर सबको दिखाने लगा। यह देखकर गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया।
सब ने मिलकर उस लालची मिठाई वाले को खूब मारा। अब उस लालची मिठाई वाले को अपने लालच और उसके कारण की गई गलत हरकतों पर पछतावा हो रहा था। उसने अपने गांव के सभी लोगों से माफी मांगी और यह वादा भी किया कि भविष्य में कभी कोई ऐसी जालसाजी नहीं करेगा। सोहन की इस धोखाधड़ी से पूरा गांव नाराज था, इसलिए लोगों ने उसकी दुकान में जाना कम कर दिया था। उधर सोहन के पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचा था, क्योंकि वह पहले ही पूरे गांव का भरोसा खो चुका था। तो हमें इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा ईमानदारी के साथ काम करने से ही इंसान का नाम होता है। लालच के चलते भले ही कुछ समय के लिए हमें ज्यादा फायदा हो जाए, लेकिन उससे इज्जत और आत्मसम्मान दोनों ही कम हो जाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। वह पूरी तरह से अकेले रहा करती थी। उसका कोई भी नहीं था, ना बाल बच्चे ना कोई रिश्तेदार। सुबह शाम लोगों के छोटे मोटे काम किया करती थी, जिसके बदले लोग उसको पैसे, अनाज या खाने पीने का सामान दे दिया करते थे, जिसको खा पीकर वह अपना जीवन बिताया करती थी। वह अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट थी। उसे भगवान से किसी प्रकार का कोई गिला भी नहीं था। दूसरों के सामान के कारण बुढ़िया का घर पूरी तरह से सामानों से भरा हुआ था। एक बार की बात है, वे अपने घर को खोलकर घर के सामान को धूप दिखा रही थी। समय वहां से दो चोर जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि बुढ़िया के घर में तरह तरह का सामान भरा हुआ है, तो उन्हें बड़ा लालच आया और वे सोचने लगे कि इस घर में तो बुढ़िया अकेली रहती है, क्यों ना हम आकर इसके घर को ही साफ कर दे। माना कि सामान पुराना है, लेकिन कुछ तो पैसा मिलेगा और यह बुढ़िया अकेली हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगी। चोरों ने बुढ़िया के घर को अच्छी तरह से देख लिया और समझ लिया कि उन्हें किस तरह से बुढ़िया के घर की सफाई करनी है। उसके बाद चोर अपने घर वापस चले गए। बुढ़िया बेचारी को सपने में भी यह ख्याल नहीं आया कि उसके घर में भी कभी चोरी हो सकती है, क्योंकि उसके घर में तो खुद के उसके कपड़े तक उसके नहीं थे। सब कुछ गांव वाले उसे दिया करते थे, जो वह अपने घर में रख लेती थी। खैर कुछ दिन बीत गए और एक दिन रात में चोर अपने दो साथियों को लेकर बुढ़िया के घर पहुंच गए। कमाल की बात यह थी कि उस दिन सरपंच ने बुढ़िया को चावल, दूध और चीनी दी थी और बुढ़िया बहुत खुश थी। बुढ़िया ने खुशी खुशी अपने लिए खीर बनाई और खीर बनाकर वह उस खीर को चूल्हे पर रखकर सोचने लगी कि अभी तो खीर बहुत ही गर्म है, जबकि थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब आराम से खाऊंगी। और अपने बिस्तर पर लेट गई और खीर के ठंडा होने का इंतजार करने लगी। लेटे लेटे उसे नींद आ गई और वे सो गई और जोर जोर से खर्राटे लेने लगी। चोर बाहर खड़े थे। बुढ़िया के खर्राटे की आवाज सुनते ही उन्होंने सोचा कि चलो अब रास्ता साफ हो गया और अब हम आराम से बुढ़िया का घर साफ कर सकते हैं। वह सब जल्दी जल्दी आकर बुढ़िया के घर में सामान तलाशने लगे, परंतु कमाल की बात यह थी कि उन्होंने जो देखा था वह बिल्कुल गलत था। बुढ़िया का घर तो सामान से भरा हुआ था, किंतु एक भी सामान साबुत नहीं था। हर सामान टूटा फूटा, पुराना और खराब था। यह चोर बड़े दुखी हुए और बुढ़िया को बहुत गालियां देने लगे। वह बोले, देखो कितनी दुष्ट बुढ़िया है, आराम से सो रही है और हम बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं। तभी दूसरे चोर की नजर चूल्हे पर रखी खीर पड़ी। गरम गरम खीर को देखकर चोर ने कहा, चलो बुढ़िया के घर कुछ और नहीं मिला तो कम से कम खीर तो है, और वह उसको खाने लगे। जब वह खीर खाकर जाने लगे तो उन्होंने थोड़ी सी खीर बुढ़िया के लिए छोड़ दी, किंतु जब उन्होंने बुढ़िया की तरफ देखा तो उसका हाथ खुला हुआ था, जैसे वह कुछ मांग रही हो। साथ ही उसका मुंह भी खुला हुआ था।
जिसे देखकर चोरों ने सोचा कि बेचारी बुढ़िया लोगों से मांग मांग कर अपना जीवन बिता रही है, लगता है बहुत थक गई है और खाने के लिए खीर मांग रही है। आखिर उम्र में है तो हमारी माँ के ही बराबर, और बिना कुछ सोचे समझे गरम गरम खीर बुढ़िया के मुंह में डाल दी। गरम गरम खीर मुंह में पड़ते ही बुढ़िया जोर से चिल्लाई, हाय दैया, मार डाला, मार डाला, मार डाला। बुढ़िया की चीख सुनते ही चोर डर के जल्दी जल्दी छुपने लगे। जिसने मुंह में खीर डाली थी वह ऊपर जाकर छिप गया, एक चारपाई के नीचे और एक चारपाई के दाएं। बुढ़िया की चीख सुनते ही गांव वाले बुढ़िया के घर आ गए और पूछने लगे, क्या हुआ माँ? बुढ़िया बोली, मुझे क्या पता, ऊपर वाला जाने। यह सुनते ही ऊपर छिपा हुआ चोर बोला, अरे भला मैं क्यों जानूं, तुम्हारी चारपाई के नीचे छिपा चोर ना जाने। यह सुनते ही चारपाई के नीचे वाला चोर बोला, मैं ही क्यों जानूं, चारपाई के दाएं छुपा चोर क्यों ना जाने। और इस तरह से तीनों चोरों ने खुद ही अपना पता गांव वालों को बता दिया और फिर गांव वालों ने उन्हें पकड़कर खूब पिटाई करी और वापस भेज दिया। उसके बाद से चोरों ने कान पकड़ लिया कि आज के बाद कभी वह चोरी कभी नहीं करेंगे। चोर चाहे जितनी भी कोशिश करे अपने आप को छुपाने की, लेकिन वह फिर भी पकड़ा जाता है। इसलिए हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए और अपने बच्चों को यही सीख देनी चाहिए।